हेलो एवरीवन। आज हम जो हमारा बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर 5 है एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें से जो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन पेपर आपका बनता था वो थ्योरेटिकल बनता था। तो उसमें 3 सेक्शन आते थे। तो कुछ क्वेश्चन जो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आते थे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आते थे। तो कुछ क्वेश्चन वो हैं और कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल एजुकेशन को लेकर वो है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है ऑक्सीजन। ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए इसमें सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में कौन वायु प्रदूषक नहीं है। धुआं या स्मोक का और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों ही आपकी जो हैं वो वायु प्रदूषक हैं। जो नाइट्रोजन गैस है वो आपकी वायु प्रदूषक नहीं होती है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं ज्ञान तथा समझ, कौशल, जागरूकता, ये तीनों ही आपके पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इसमें सही है। फोर्थ क्वेश्चन है कि पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरण के घटक प्राकृतिक भी होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक भी होते हैं। तो ये दोनों ही आपके पर्यावरण के घटक हैं। और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको डिटेल में इस बारे में बताया भी है। तो इसका ऑप्शन सी इसमें सही है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि पारितंत्र का तत्व है। पारितंत्र यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसके कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा है। तो उसमें बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। यानी कि जैविक तत्व और अजैविक तत्व। और आपके अजैविक तत्व में ऊर्जा तत्व और भौतिक तत्व ये दोनों ही आते हैं। तो यानी कि ये दोनों आपके अजैविक तत्व में आते हैं और ये आपका जैविक तत्व। तो इसका जो आंसर है वो है आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि बायोमास ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। जो बायोमास एनर्जी जो होती है वो आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इन सब से ही प्राप्त की जाती है। ठीक है। तो प्लांटेशन से भी प्राप्त करते हैं। ठीक है। पेट्रो पौधे जो जेट्रोफा होता है आपका, जिससे हम बायोडीजल प्राप्त करते हैं। औद्योगिक एवं कृषि जैव भार जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं आपके एग्रीकल्चर के, और जो फूड इंडस्ट्री वगैरह आपकी है उसके जो वेस्ट जितनी भी चीज़ें होती हैं इससे भी हम बायोमास एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो इसका आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। सेवन क्वेश्चन है आपका कि सबसे महत्वपूर्ण घरेलू वायु प्रदूषक है, वो है आपकी रेडॉन गैस। ठीक है। रेडॉन गैस जो है वो आपकी मिट्टी, चट्टानें और जो ईंटें वगैरह जो होती है ना, इन सब में पाई जाती हैं। ठीक है। ये एक रेडियोधर्मी गैस होती है जो कि एक जो औद्योगिक जितने भी विकसित देश है ये एक महत्वपूर्ण घरेलू वायु प्रदूषक गैस है। ठीक है। इसके बाद आपका है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ मुख्य पशु नहीं है। बाघ यानी कि टाइगर। टाइगर जो है वो गिर जो है गुजरात, इसमें जो है वो शेर, गिर जो है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में है आपका नेशनल पार्क। तो इसमें जो है टाइगर मुख्य पशु नहीं है। इसके बाद आपका है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ है। जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आपका था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका 19 नवंबर 1986 से लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि ओजोन क्षरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रसायन है, वो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, CFC। ठीक है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप जो है वो निम्न विधि का उदाहरण है। जितनी भी आपकी शिक्षण विधियां हैं उसमें से जो आपकी फील्ड ट्रिप होती है वो किसका उदाहरण है। जो फील्ड ट्रिप जो होती है आपकी वो आपका ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, यानी कि निरीक्षण विधि का ये उदाहरण होती है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट होते हैं, वेस्ट होते हैं, उससे छुटकारा पाने का उत्तम उपाय कौन सा है। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट होते हैं यानी कि जो वेस्ट होते हैं जैसे कि प्लास्टिक है, तो इनसे इनके प्लास्टिक के अगर वेस्ट से हमको छुटकारा चाहिए
तो इसका सबसे अच्छा जो उपाय है वो है उसको रिसाइकिल करना, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नष्ट नहीं होती है, यानी कि वो डिग्रेडेबल नहीं है, इसीलिए हम इसको रिसाइकिल करते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, पुनः चक्रित करके। 13 क्वेश्चन है कि बायोगैस से तात्पर्य है, यानी कि बायोगैस आपकी क्या होती है। बायोगैस जो होती है वो आपकी जो बायोमासेस होते हैं उनके फर्मेंटेशन से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये बायोगैस जो है, जो बायोमास जो होते हैं उनके खमीरीकरण, ये बायोगैस नहीं होगा, यहाँ पर होगा बायोमास, ठीक है। यहाँ आपका है बायोमास। जो बायोमास जो होती है उसके खमीरीकरण यानी कि फर्मेंटेशन से जो हमें गैस प्राप्त होती है उसको हम बायोगैस कहते हैं। जैसे कि हमारा गोबर गैस प्लांट होता है, ठीक है, वो आपका एक बायोगैस का उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि किस मूंगा चट्टान यानी कि जो कोरल रीफ होती हैं को संरक्षण हेतु समुद्री पार्क घोषित किया गया है। वो है आपका कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा का कारण हम सब जानते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो है ये आपके गंधक का तेजाब और शोरे का तेजाब बनाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। इसके बाद 16 है कि निम्न में से किस जीव द्वारा प्रमुखतः ग्रीन हाउस गैसों की उत्पत्ति होती है। जो फंगी होते हैं, फंगी यानी कि कवक जो होते हैं, या केंचुआ है आपका, अर्थवॉर्म है, बैक्टीरिया है, ये तीनों ही आपके जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं आपके, ये जो है मीथेन गैस जो होती है आपकी, इसको प्रोड्यूस करते हैं। और मीथेन जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, इसीलिए इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद 17 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ईंधन से न्यूनतम प्रदूषण होता है। सबसे कम प्रदूषण होता है आपका हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपके, यहाँ तक जो क्वेश्चन थे 17 क्वेश्चन तक, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पहले जो एग्ज़ाम हुए थे आपके इससे आगरा यूनिवर्सिटी में, ये सारे क्वेश्चंस आपके इससे पहले इसमें आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनवायरमेंटल एजुकेशन को लेकर क्वेश्चन है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। जो हमारे ऑप्शन है, पहला है आपका मरुस्थलीकरण, फिर अपरदन, संरक्षण और वनोन्मूलन। तो इसमें जो सबसे डिफरेंट है वो है आपका मरुस्थलीकरण और अपरदन और वनोन्मूलन को छोड़कर आपका जो संरक्षण जो है यानी कि कंजर्वेशन, ये आपका इन तीनों से भिन्न है, ठीक है। ये जो है ऑप्शन आपका मरुस्थलीकरण, अपरदन और वनोन्मूलन को छोड़कर ये सबसे भिन्न है, क्योंकि मरुस्थलीकरण हो, अपरदन हो या वनोन्मूलन हो, इससे क्या होता है, इससे जो है पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, ठीक है, और संरक्षण इसके उलट है। इसके बाद सेकंड है आपका कि स्थानिक जातियाँ जो एंडेमिक स्पेसीज होती हैं वो हम किसको कहते हैं। जो एंडेमिक स्पेसीज जो होती हैं वो आपकी होती हैं वो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हों, यानी कि वो कहीं और नहीं पाए जाते, वो केवल उसी जगह पर पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पेसीज, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन बी इसमें सही है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आगरा यूनिवर्सिटी में आया भी है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन कि निम्नांकित में कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसके लिए ये प्रभाव, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसके लिए ये उत्तरदायी है, वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस आपकी इनमें से जो है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद 6 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधे घर गैस यानी कि हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
वो नहीं है, वो है आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो आपकी वायु प्रदूषक है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस में आपकी CFC है, मीथेन गैस है, N2O है, और CO2 जो है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी मेन ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन SO2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन ये वायु प्रदूषक है, ठीक है, SO2। इसके बाद 7th है कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, ये आपके कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं। और इनको जो खाते हैं यानी कि जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं, और जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं वो आपके द्वितीयक उपभोक्ता कहे जाते हैं। इस प्रकार से आपकी श्रेणी चलती है, यानी कि खाद्य श्रृंखला चलती है। इसके बाद आपका है कि निम्न में से अजैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं प्रबंधन का प्रमुख उपाय है। जो अजैविक अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि अभी इससे आपका यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन आया है, ये जैसे कि प्लास्टिक है आपका, इनको नष्ट नहीं कर सकते पूरी तरीके से, इनको इस तरीके की चीज़ों को हम क्या करते हैं? रिसाइकिल करते हैं। तो इनको हमें क्या करना चाहिए? पुनः चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए, ठीक है। 9th क्वेश्चन है कि सुनामी उत्पन्न होती है। सुनामी जो है वो आपकी समुद्र में आए हुए भूकंप के कारण पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठने से ये आपकी उत्पन्न होती है, ठीक है। और जो सुनामी जो वर्ड जो है ना वो आपका ये जापानी वर्ड है। कैसा वर्ड है? जापानी वर्ड है। इसके बाद 10th क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस जो है ये सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट का बढ़ने के लिए, ठीक है। 11th क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधाघर प्रभाव का कारण है। पौधाघर प्रभाव बोल लीजिए या फिर आप इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल लीजिए, ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो आंसर है आपका मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। तो 12th क्वेश्चन है आपका कि भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो आपका इसमें सही नहीं है वो है कि भूकंप लेखी सीस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है। जो सीस्मोग्राफ जो होता है जिससे कि हम भूकंप तरंगों को हम मापते हैं कि कितनी तीव्रता से भूकंप आया है, उसको ये इसका रिकॉर्ड नहीं रखता, बल्कि इसको हम सीस्मोग्राफ जो आपका ये उपकरण होता है इसमें हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उससे हम भूकंप की तीव्रता को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी इसका गलत है, रिकॉर्ड नहीं रखता है, बल्कि ये एक तरीके का उपकरण होता है जिससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, जिसमें कि रेक्टर स्केल होता है सीस्मोग्राफ में, उसमें ये पूरी जो है आपकी भूकंप की जो इंटेंसिटी होती है वो ज्ञात की जाती है। इसके बाद 13 क्वेश्चन है कि वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए आपका कि वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। इसके बाद 14 क्वेश्चन है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के लिए केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। जैविक अवयव यानी कि कीट है, मेंढक है, मछली है, जलीय पादप है, ये सारे आपके जैविक अवयव यानी कि बायोटिक कंपोनेंट को ये निरूपण कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक भी बायोटिक जो कंपोनेंट है वो नहीं है। जैसे कि पहले में चट्टान है, तीसरे में मृदा है, ठीक है। इस प्रकार से डी में आपका जल है। ये सारे आपके कैसे हैं, ये आपके जो है अजैविक तत्व हैं। लेकिन ऑप्शन बी है ये पूरी तरीके से आपके जैविक अवयव यानी कि जो आपके बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनको निरूपण कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। विशेष क्षेत्रीय यानी कि जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं, इससे पहले भी आपने पढ़ा, ये जो होती हैं
ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं, ठीक है। ये दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगी। अब जैसे कि असम है, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है जो दुनिया में आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह की जो स्पेसीज होती हैं इनको हिंदी में विशेष क्षेत्रीय या एंडेमिक स्पेसीज कहा जाता है, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन सी इसमें सही है। 16 क्वेश्चन है आपका कि जैव मंडल आरक्षण या आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि जैव मंडल आरक्षण वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन ए इसमें आपका सही है, ठीक है। तो जो जैव मंडल आरक्षण या आरक्षित क्षेत्र होते हैं उनका यही कार्य होता है कि जो उस क्षेत्र की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो कल्चर रहा है, उसको बनाए रखने में ये सहायक होते हैं। जैसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जिनको आरक्षित किया जाता है इस कार्य के लिए कि जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उस क्षेत्र की वो बनी रहे, ठीक है। 17 क्वेश्चन है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पेसीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। बी है कि यह किसी दिए गए क्षेत्र में केवल पादप जात और प्राणी जात की किसी विशेष स्पेसीज का उल्लेख करती है। या सी ऑप्शन है कि यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात विविध स्पेसीज का उल्लेख करती है। और डी ऑप्शन है कि यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। जैव विविधता यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ये जो है वो आपको ऑप्शन सी यानी कि यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात विभिन्न स्पीसीज का उल्लेख करती है। यानी कि किसी क्षेत्र में यानी किसी भी क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं, एनिमल्स हैं, कि जितने तरीके के एनिमल पाए जाते हैं, जितने तरीके के वहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसको हम जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है। 18 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है तड़ित, बी है आपका भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड जो होता है, सी है गर्जन, डी है सुनामी और ई है बाढ़। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो आपका ऑप्शन बी है, बी और डी, ये जो है भूस्खलन है आपका और जो सुनामी है, ये दोनों ही आपके जो है वो भूकंप से होने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। इन दोनों में सिमिलरिटी है, तो आपका इसमें ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। इसके बाद 19 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। चक्रवात यानी कि जो साइक्लोन जो आते हैं उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है। हम सभी जानते हैं जो उड़ीसा में जो पुरी है, यानी कि जो चक्रवात यानी कि जो साइक्लोन होता है उससे, क्योंकि उड़ीसा में जो पुरी जो है वो समुद्र तटीय क्षेत्र है। समुद्र तटीय क्षेत्र पोरबंदर भी है, मुंबई भी है, गोवा भी है, लेकिन जो पुरी जो है वो सबसे अधिक प्रभावित होने वाला समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो आपका इसमें ऑप्शन बी इसमें सही है। इसके बाद 20 क्वेश्चन है आपका कि रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। जो रेड डाटा बुक जो होती है आपकी जो संकटापन्न प्रजाति होती है, यानी कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब वे पौधे, जंतु या जीव जिन पर ख़त्म होने का या उनके विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है उसका रिकॉर्ड रखती हैं। तो जो पौधों का जो रेड डाटा बुक है वो अलग रहती है, तो जीव जंतुओं की जो रेड डाटा बुक रहती है वो अलग रहती है, ठीक है। और इसके जो पेजेस होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। और ये जारी कौन करता है, ये जारी करती है IUCN। कौन जारी करता है, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये इसको जारी करती है। इसके बाद 21 क्वेश्चन है कि किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। सबसे अधिक जो वायु प्रदूषण होता है इन सब में वो है कोयला। कोयले के जलने से सबसे अधिक जो है आपका वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। कोयला जब जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, जिससे कि एयर पॉल्यूशन होता है।
और जो सीएनजी है, एलपीजी है और हाइड्रोजन है, ये जितने भी जो ये ईंधन है या फ्यूल है, ये इनसे कम इनसे प्रदूषण फैलता है। ठीक है। इसके बाद 22 क्वेश्चन है कि ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतु यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है टेरेरियम। ठीक है। टेरेरियम में जो है, जो ज़मीन के अंदर रहने वाले जो जंतु हैं, इनको जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है। जो वाइवेरियम होता है, ये जो वायुमंडलीय जीव जंतु होते हैं उनके लिए होता है। एक्वेरियम हम सभी जानते हैं। जो एक्वेरियम जो आपका होता है, वो आपका किसके लिए होता है? घरों में आपने देखा होगा, ये आपका जलीय जंतु जो मछली होती हैं उनके लिए होता है। चिड़ियाघर हम जानते हैं, चिड़ियाघर किसके लिए होता है? जो स्थलीय जंतु हैं। ठीक है। जो जू जो होता है उसमें हम किनको रखते हैं? जो हमारे जो मैदानी जो स्थलीय जंतु हैं, जैसे कि शेर है, चीता है, हिरन है, इन सबको हम चिड़ियाघर में रखते हैं। ठीक है। तो जो टेरेरियम है, जो ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतु हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है। ऑप्शन बी आपका जो वाइवेरियम है, ये होता है आपका जो वायुमंडलीय जंतु होते हैं उनके लिए होता है। और जो एक्वेरियम होता है, ये आपका जो समुद्र में या जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए होता है। और चिड़ियाघर किसके लिए होता है? जो आपके स्थलीय जीव जंतु होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है। ये आपका वायुमंडल के लिए, और ये आपका जो जल में रहते हैं उनके लिए, और ये आपका जो स्थल पर रहते हैं उनके लिए। और ये टेरेरियम जो है होता है वो जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखता है। 23 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है आपका कि ओजोन है, ओजोन जो है वो आपका ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? आपका O3 होता है। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन भी ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। इसके बाद 24 क्वेश्चन है कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर बोल लीजिए, यानी कि जो पत्थर संगमरमर जिसको पत्थर जैसे कि ताजमहल है। ठीक है। ताजमहल आपका संगमरमर से बना है, वो पीला पड़ता जा रहा है, किसके कारण? एसिड रेन के कारण। ठीक है। इसको स्टोन कैंसर बोलते हैं या स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं। ये किसके कारण होता है? अम्ल वर्षा के कारण होता है। ठीक है। 25 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है आपकी, वो आपकी ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी होती है। इसके बाद ये जो आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह। भारत का बर्डमैन किसको कहते हैं? डॉक्टर सलीम अली। वृक्ष मित्र किसको बोला जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। फिर टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? कैलाश सांखला। फिर डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? वो है आपके रविंद्र सिन्हा। इसके बाद ये कुछ वन संरक्षण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है, जिसमें से पहला जो है आपका वो विश्नोई आंदोलन है। ये आपका 1731 में हुआ था, और इससे जो संबंधित व्यक्ति हैं वो है अमृता देवी विश्नोई, और इसका उद्देश्य था वृक्ष संरक्षण हेतु। ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। किसके लिए हुआ था? खेजरी वृक्ष को बचाने हेतु हुआ था। ठीक है। उसके बाद आपका चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में। इससे जो संबंधित व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है। और ये किसके लिए हुआ था? ये आपका वृक्ष संरक्षण के लिए हुआ था, और ये इसकी जगह क्या थी? उत्तराखंड। इसके बाद अपिक्को आंदोलन है, नवधान्य आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, और साइलेंट वैली आंदोलन है। ये सारे आपके जो है ये वन संरक्षण को लेकर आपके आंदोलन हुए थे। ठीक है। इसके बाद है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है, वो रोकती है ओजोन परत। इसके बाद ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है, वो है आपकी CFC। इसके बाद है आपका कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है, वो है आपकी डॉप्सन यूनिट। फिर है ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। और ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई इंडिया के अंदर ये है ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों में श्रीनगर के अंतर्गत पाई जाती है। ओजोन परत की न्यूनतम मोटाई वर्षा ऋतु में त्रिवेंद्रम में होती है। फिर ओजोन परत को बचाने के लिए पहला जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल जो हुआ था, समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, 16 सितंबर 1987 में हुआ था। फिर ओजोन छिद्र माना जाता है, ये आपका माना जाता है 200 डॉप्सन यूनिट से नीचे माना जाता है। ठीक है।
और ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका दक्षिणी ध्रुव में। इसके बाद ये है आपदा है जो होती हैं, एक तो प्राकृतिक जनित होती हैं, कुछ मानव जनित होती हैं। तो भूकंप है, बाढ़ है, सूखा, चक्रवात यानी कि साइक्लोन, बादल का फटना, भूस्खलन, सुनामी, ये सारे आपके जो है प्रकृति जनित आपदा के प्रकार होते हैं। ठीक है। मानव जनित क्या कहे जाते हैं? जो रासायनिक दुर्घटना हो जाती हैं, परमाणु दुर्घटना है, महामारी है, जनसंख्या विस्फोट है, ठीक है, वनाग्नि है, शॉर्ट सर्किट से आग है, मानव जनित भूस्खलन है, ये सारी आपकी मानव जनित आपदा के प्रकार हैं। इसके अलावा जो रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है? जो संकटग्रस्त जीव जंतु है उससे संबंधित है। और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं? उनको हम फ्लोरा फौना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्लोरा फौना। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? ये ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और WWF का प्रतीक क्या है? लाल पांडा यानी कि दैत्याकार पांडा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। मैप यानी कि मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1971 में यूनेस्को के द्वारा। इसके बाद ये कुछ अधिनियम है जो पर्यावरण से संबंधित है, जैसे कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम ये आपका 1981 में आया था, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम ये आपका 1974 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में आया था, और राष्ट्रीय वन नीति ये आपकी 1988 में आई थी। इसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस है। इससे पहले भी जो वीडियो बनाया उसमें ही मैंने जो पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में बताया है, आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी या स्टोन कैंसर, ठीक है, कहा जाता है। ताजमहल का पीला होने का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। एसिड रेन होती है ना, किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है। और भोपाल गैस त्रासदी हुई थी किसके कारण? कौन सी गैस थी वो? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। और चेरनोबिल जो है ये आपका यूक्रेन में है और स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभ की दुर्घटना हुई थी, ये आपका यूक्रेन में 1986 में। ठीक है। इसके बाद ये देखिए जो कुछ प्रदूषक हैं जिनकी वजह से कुछ रोग होते हैं, जैसे पारा है, पारा की वजह से आपको मिनीमाता रोग होता है, आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट होता है, फ्लोराइड की वजह से नौकनीस संलक्षण होता है। ठीक है। नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है आपका, कैडमियम की वजह से एटाई नाम का रोग होता है, एस्बेस्टस के नाम से फेफड़े का कैंसर होता है, बेंजीन से आपका ल्यूकेमिया का कैंसर होता है, एनिलीन से आपका मूत्राशय का कैंसर होता है। ठीक है। इसके बाद ये आपकी सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। जलवाष्प गैस नहीं है लेकिन ये भी आपका जो है हरित गृह का जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको बनाती है। ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण। अब जैव जो बायोडाइवर्सिटी जो होती है किसी क्षेत्र की उसको हम कैसे संरक्षित करते हैं? उसके दो उपाय हैं। पहला तो है बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, एक है आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब स्वस्थान मतलब उसी स्थान पर हम जैव विविधता को संरक्षित कैसे करेंगे? राष्ट्रीय उद्यान बनाकर, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाकर, ठीक है, जैव मंडल आरक्षित उसको क्षेत्र को घोषित कर कर, पवित्र उपवन एवं झीलें, ठीक है, समुदाय एवं संरक्षण आगार। और अगर किसी बाह्य स्थान पर उन्हीं जीव जंतुओं को अगर हम संरक्षित करेंगे तो कैसे करेंगे? कृत्रिम तरीके से वनस्पति उद्यान लगाकर, जंतु उद्यान लगाकर, ठीक है, चिड़ियाघर बनाकर, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, ठीक है, नर्सरी, हर्बेरियम, ये सारे आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण कहे जाते हैं। इसके बाद सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में या विषुवत रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। और जो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो शांत घाटी, साइलेंट वैली यानी कि केरल में पाई जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा ये प्रमुख जो जीव जंतु हैं उनके लिए आरक्षित क्षेत्र, जैसे एक सींग वाला जो गैंडा है वो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है जो असम में है। एशियाई बब्बर शेर हैं जो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में यहाँ पाए जाते हैं।
हंगुल मृग या कश्मीरी हिरण, ये आपका दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में यहाँ पाए जाते हैं। थामिन मृग आपका कैम्बुल लामाजो राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। साइबेरियन पक्षी यानी कि सारस, ये जो है इसके लिए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित किया गया राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, पक्षियों की स्वर्गभूमि जिसको बोला जाता है। जंगली गधा ये कच्छ का रण गुजरात में। रॉयल बंगाल टाइगर ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में इनको संरक्षित किया गया है। और ऑलिव रिडली कछुआ ये आपका भितरकनिका अभयारण्य ओडिशा के अंतर्गत इनको संरक्षित किया गया है। इसके बाद विश्व का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था वो था आपका येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था वो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। भारत में जो कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो हैं 18 और यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं 11। ठीक है, और प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था नीलगिरी, 1986 में इसको बनाया गया था। और भारत में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपके कुछ राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य जो बनाए गए हैं, जो जिन जिन राज्यों में हैं उनके नाम लिखे हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका लखीमपुर खीरी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आपका नैनीताल के अंतर्गत है। तो इस तरीके से आप इन सबको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सा जो अभयारण्य है वो किस किस राज्य में उपस्थित है। इसके अलावा प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनमें ये आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, SF6, CFC और जलवाष्प। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र कौन है? चीन और अमेरिका। और सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कौन करता है? चीन करता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचाना किसने था? ग्रीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रोटोकॉल लागू किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। तो ये जो आपका वीडियो था ये पेपर 5 से रिलेटेड था। इसमें जो फर्स्ट 17 क्वेश्चन है ये सारे आपके आगरा यूनिवर्सिटी में पहले आ चुके हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपका जिसमें 3 सेक्शन आते थे पहले, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जिसमें से जो सेक्शन ए था उसमें MCQ आते थे 8-10। तो जो 17 क्वेश्चन है वो वहीं से है। बाकी आपका जो एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं आपके, और कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो हैं इसमें। आप अच्छे से इनको देखिए, पढ़िए। धन्यवाद।